बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 21 को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लास्ट लेक्चर में डिजीज़ कंट्रोल को पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि डिजीज़ को कंट्रोल करने के 3 स्टेप हैं। सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि हमें बीमारी ही ना हो, इसके लिए हम करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। और फिर भी अगर जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर हो गई हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हमें बीमारी ही ना हो। इसके लिए हम करवाते हैं वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। और अगर फिर भी हम बीमार हो जाएं तो इसके लिए आखिरी स्टेप क्या है, वो है ड्रग ट्रीटमेंट या जीन थेरापी। प्रिवेंटिव मेजर्स और वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन हम पढ़ चुके हैं। आज हमने डिस्कस करना है ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरापी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ड्रग ट्रीटमेंट को। इसको हम ड्रग थेरापी भी कहते हैं। ड्रग का मतलब होता है मेडिसिन और ट्रीटमेंट या थेरापी कहते हैं इलाज करने को। ड्रग ट्रीटमेंट का मतलब है मेडिसिन की मदद से बीमारी का इलाज करना। आपने एक बात याद रखनी है, जैसी बीमारी होगी वैसा ही इलाज होगा। ऐसा नहीं है कि हर बीमारी के लिए इलाज एक जैसा हो। तो बीमारियां मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। आपकी बुक में 3 किस्म की बीमारियों का इलाज बताया गया है। सबसे पहली बीमारी है इन्फेक्शियस डिजीज़। इसके लिए हम क्या मेथड यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स। दूसरी डिजीज़ है कैंसरस डिजीज़। इसके लिए हम क्या करवाते हैं, रेडियोथेरापी और कीमोथेरापी। और थर्ड वन है जेनेटिक डिजीज़, और इसका इलाज हम कैसे करते हैं, जीन थेरापी से। वन बाय वन हम इन डिजीज़ के ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इन्फेक्शियस डिजीज़। और इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होती है, जो किसी पैथोजेंस यानी जरासीम की वजह से हो। जैसे ज़्यादातर केसेस में जब भी हम इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करते हैं तो हम कहते हैं बैक्टीरियल डिजीज़। तो बैक्टीरियल डिजीज़ का इलाज करने के लिए हम जिस ट्रीटमेंट को तजवीज़ करते हैं वो है एंटीबायोटिक थेरापी। तो एंटीबायोटिक में एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायो मीन लाइफ, और बायोटिक का मतलब होता है माइक्रोब्स, और माइक्रोब्स में बैक्टीरिया भी शामिल है। तो एंटीबायोटिक का मतलब क्या हुआ, ऐसी मेडिसिन जो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है, या हम कह सकते हैं बैक्टीरिया को किल करती है। तो एंटीबायोटिक थेरापी का मतलब हुआ ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें बैक्टीरिया को किल किया जाता है। यानी बैक्टीरिया की वजह से एक इंसान बीमार हुआ, और अगर हम इस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देंगे तो इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। तो यही लिखा है, इफ़ अ पर्सन इज सिक विद बैक्टीरियल डिजीज, यानी अगर एक शख्स बैक्टीरियल डिजीज की वजह से बीमार हुआ तो क्या होगा, ही इज सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो इसे एंटीबायोटिक डोजेज देना शुरू कर देते हैं, विच किल्स द बैक्टीरिया, जो उस शख्स के अंदर जाकर बैक्टीरिया को किल करती है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ये एक सलाहियत है कि वो इस एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस यानी कुव्वत मुदाफ़त डिवेल्प करवा सकती है। और अगर किसी बैक्टीरिया ने इस एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस डिवेल्प कर ली, फिर एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकती। जैसे फॉर एग्जांपल डायग्राम में देखें, एक बॉडी में बैक्टीरिया दाखिल हो गए। अब ये जो आपको रेड कलर में बैक्टीरिया नज़र आ रहे हैं, ये डिजीज़ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं। अब जब इस बॉडी को एंटीबायोटिक्स दी जाएगी तो तमाम बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, सिवाय इन बैक्टीरिया के जो डिजीज़ रेजिस्टेंस हैं। यानी जिन बैक्टीरिया ने एंटीबायोटिक्स के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा कर ली है, इनके अलावा जितने भी बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाएंगे। अब ये जो डिजीज़ रेजिस्टेंस बैक्टीरिया हैं, बच्चे पैदा करके अपनी तादाद में इजाफा कर लेंगे, और वो बैक्टीरिया जिनके पास डिजीज़ के खिलाफ रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, ये बैक्टीरिया इनमें भी रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र कर देंगे। अब जब इनको एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी तो इन तमाम के पास इस एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस मौजूद होगी, ये किल नहीं होंगे। ये एंटीबायोटिक इन बैक्टीरिया को मार नहीं सकेगी। तो हमें एंटीबायोटिक चेंज करनी पड़ेगी या फिर हाई लेवल की एंटीबायोटिक देना पड़ेगी। तो एंटीबायोटिक देने का सबसे बड़ा नुकसान ये है, सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि एंटीबायोटिक्स आर हाउएवर यूजफुल इन बैक्टीरियल डिजीज़, के बाद दफ़ा एंटीबायोटिक्स सिर्फ इन बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, दैट ओनली बैक्टीरिया हैव नॉट डिवेल्प रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक।
यानी जिनमें बैक्टीरिया ने इन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप ना की हो। तो इसीलिए हमें बाज़ दफ़ा बार बार एंटीबायोटिक चेंज करना पड़ती है, क्योंकि बैक्टीरिया इसके खिलाफ रेजिस्टेंस डिवेल्प कर लेता है। जो अगली बीमारी है वो है कैंसर। अब कैंसर क्या है? जिसमें सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड होती है, यानी सेल डिवीजन हमेशा कंट्रोल में रहनी चाहिए, और अगर ये सेल डिवीजन कंट्रोल में ना रहे और अगर ये सेल डिवीजन पूरी बॉडी में फैल जाए तो इसे हम कैंसर कहेंगे। आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा होगा, ये नॉर्मल सेल हैं और ये साथ अनकंट्रोल्ड या हम कह सकते हैं कैंसर सेल हैं। ये जो सेल्स बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को डैमेज कर रहे हैं, अगर हम इन सेल्स को ख़त्म कर दें तो कैंसर का इलाज मुमकिन है। अब कैंसर के इलाज के लिए 2 मेथड आपकी बुक में लिखे हुए हैं, एक है रेडियोथेरापी और दूसरा है कीमोथेरापी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेडियोथेरापी को। रेडियोथेरापी, थेरापी का मतलब है ट्रीटमेंट और रेडियो का मतलब है रेडिएशन। अगर हम कैंसर का ट्रीटमेंट रेडिएशन के थ्रू कर रहे हैं तो इसे रेडियोथेरापी कहेंगे। तो यही लिखा है, इट इज़ यूज टू ट्रीट कैंसर डिजीज, यानी कैंसरस डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। कैंसरस पार्ट इज एक्सपोज टू शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन। जो शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन है उनके सामने कैंसरस पार्ट को एक्सपोज किया जाता है। आपने एक बात याद रखनी है, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, और जितनी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी भी इतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए शॉर्ट वेवलेंथ को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उसकी इतनी ही ज़्यादा पावर होगी कैंसरस सेल को डैमेज करने की। फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटीरियल, और ये शॉर्ट वेवलेंथ आती कहाँ से है? रेडियो एक्टिव मटीरियल से। अब रेडियो एक्टिव मटीरियल क्या है? ये ऐसा मटीरियल है जिससे रेडिएशंस निकलती हैं, जैसे ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, कोबाल्ट 60 ये रेडियो एक्टिव मटीरियल है। ये एक सोर्स है जिससे रेडिएशंस निकलती हैं और ये गले के कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है, और इस कैंसर को हम कहते हैं लेरेंजियल कैंसर। डिफरेंट कैंसर के लिए डिफरेंट रेडियो एक्टिव मटीरियल यूज़ होते हैं। कुछ ट्यूमर्स ऐसे हैं जो स्किन के ऊपर होते हैं, जैसे हाथ, बाजू वगैरह, और कुछ कैंसर विद इन द बॉडी होते हैं, जैसे लंग्स में, हार्ट में, ब्रेन में। रिपीटेडली एज रेगुलर इंटरवल, यानी बार बार किया जाता है, और रेगुलर इंटरवल यकसा वक्फों से किया जाता है। यानी ये जो रेडियोथेरापी का ट्रीटमेंट है ये रेगुलर इंटरवल के साथ किया जाता है। अमूमन 20 से 21 दिन के बाद ये प्रोसेस जो है रिपीट किया जाता है। और इनकी मेडिसिन भी होती हैं, जैसे कुछ डॉक्टर्स मेडिसिन देते वक्त कह देते हैं सुबह, दोपहर, शाम। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि सीज़न वाइज सुबह, दोपहर और शाम का ड्यूरेशन बदलता रहता है। क्योंकि सर्दियों में हर 3 घंटे बाद सुबह, 3 घंटे बाद दोपहर और 3 घंटे बाद शाम हो जाती है, और शाम से लेके सुबह तकरीबन 18 घंटे का टाइम पीरियड होता है। लेकिन गर्मियों में सुबह, दोपहर और शाम का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है और शाम से लेके सुबह का ड्यूरेशन बहुत कम होता है। तो रेगुलर इंटरवल का मतलब है यकसा वक्फे के साथ। जैसे दिन में अगर 2 गोलियां लेनी है तो इसका मतलब ये है कि हर 12 घंटे के बाद आपने 1 गोली लेनी है, और इसी तरह अगर दिन में 3 गोलियां लेनी है तो हर 8 घंटे के बाद, और अगर दिन में 4 गोलियां लेनी है तो हर 6 घंटे बाद। तो ये है रेडियोथेरापी। तो रेडियोथेरापी में कैंसरस डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है। कैंसरस पार्ट को शॉर्ट वेवलेंथ के सामने एक्सपोज किया जाता है, और रेडिएशंस कहाँ से आती हैं? रेडियो एक्टिव मटीरियल से, और ये काम रिपीटेडली यकसा वक्फे के बाद किया जाता है। इन पाकिस्तान देयर आर सिवरल सेंटर्स विच कैरिंग आउट रेडियोथेरापी टू कंट्रोल कैंसर, यानी पाकिस्तान में कई सेंटर्स हैं जिनमें रेडियोथेरापी के ज़रिए कैंसर को ट्रीट किया जाता है। जैसे पाकिस्तान में 2 बड़े हॉस्पिटल्स मौजूद हैं कैंसर के इलाज के लिए, शौकत खानम हॉस्पिटल और आगा खान हॉस्पिटल। नेक्स्ट है कीमोथेरापी। कीमो का मतलब होता है केमिकल्स और थेरापी का मतलब है ट्रीटमेंट। अगर हम केमिकल्स की मदद से कैंसर का इलाज करते हैं, कैंसर को ट्रीट करते हैं, तो इसे कीमोथेरापी कहते हैं। तो डेफिनेशन में यही लिखा है, एडमिनिस्ट्रिंग एंटी कैंसर केमिकल्स टू पेशेंट एट रेगुलर इंटरवल, यानी अगर कैंसर के खिलाफ लड़ने वाली मेडिसिन्स या केमिकल को पेशेंट की बॉडी के अंदर रेगुलर इंटरवल के साथ दाखिल किया जाए तो इसे कीमोथेरापी कहेंगे। दीज में किल्स कैंसरियस एंड नॉर्मल सेल्स। कीमोथेरापी या रेडियोथेरापी के साइड्स इफेक्ट भी हैं, ये कैंसरियस सेल के साथ साथ नॉर्मल सेल्स को भी किल कर देते हैं। तो कैंसर के इलाज के लिए 2 ट्रीटमेंट हैं, रेडियोथेरापी एंड
कीमोथेरेपी। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक डिजीज़। अगर जीन्स ख़राब हो जाएंगे तो करेक्टरिस्टिक्स भी ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि ये बात हमने बार बार पढ़ी है। जीन्स बॉडी के अंदर करेक्टरिस्टिक्स को बनाते हैं। अगर जीन्स ख़राब हो जाएंगे तो करेक्टरिस्टिक्स भी ख़राब हो जाएंगी और इसे हम डिजीज़ कहेंगे। और अगर हम जीन्स को ठीक कर लेंगे तो करेक्टरिस्टिक्स भी ठीक हो जाएंगी। तो जीन थेरापी, अगर किसी बीमारी का इलाज करते हुए हम जीन्स का इस्तेमाल करें तो इसे जीन थेरापी कहेंगे। डेफिनेशन क्या है? द रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन विद हेल्दी और नॉर्मल जीन्स इज कॉल्ड जीन थेरापी। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म से डिफेक्टिव जीन निकालकर नॉर्मल या हेल्दी जीन दाखिल कर दें तो इसे जीन थेरापी कहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बच्चों में एक बीमारी होती है जिसे सीवियर कंबाइन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। यानी इस बीमारी में बच्चों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। अब इम्यून सिस्टम कमज़ोर क्यों होता है? इसकी वजह ये होती है, बच्चों में एक जीन होता है जो एक इंजाइम बनाता है और ये इंजाइम क्या काम करता है? वाइट ब्लड सेल्स को मैच्योर करता है। अब वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? आपका इम्यून सिस्टम, आपका कुव्वते मुदाफ़ती निज़ाम, आपका कुव्वते मुदाफ़त। लेकिन इस बीमारी में ये जीन डिफेक्टिव होता है, ये सही तरह से काम ही नहीं करता। अब हम इसका इलाज कैसे करते हैं? अब हम क्या करते हैं? बोन मैरो। अब बोन मैरो क्या होता है? हड्डियों का गुदा, हड्डी के अंदर वाले सेल्स। अब हम बोन मैरो से एक स्टेम सेल आइसोलेट कर लेते हैं। अब स्टेम सेल क्या होता है? स्टेम सेल ऐसे सेल्स होते हैं जिन्होंने ब्लड सेल्स को बनाना होता है, जैसे वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स वगैरह। अब हम बोन मैरो से स्टेम सेल निकाल लेंगे और इस स्टेम सेल में एक हेल्दी जीन इंसर्ट कर देंगे। अब ये जीन वो इंजाइम बनाएगा जो मैच्योर वाइट ब्लड सेल्स बनाने के लिए रिक्वायर है, और फिर इस स्टेम सेल को वापस बोन मैरो में इम्प्लांट कर देंगे। जब ये सेल वापस बोन मैरो में इम्प्लांट होगा, अब ये स्टेम सेल जब नए सेल बनाएगा तो सेल के पास नॉर्मल जीन मौजूद होगा। ये जीन इंजाइम बनाएगा और इंजाइम वाइट सेल बनाएंगे, और ये जो बीमारी है सीवियर कंबाइन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये क्योर हो जाएगी। ये प्रोसेस जीन थेरापी कहलाता है, जिसमें हम डिफेक्टिव जीन को नॉर्मल जीन से रिप्लेस कर देंगे। तो यही लिखा है, रिसेंटली अ न्यू टेक्निक हैज़ बीन डिवेल्प्ड टू रिपेयर डिफेक्टिव जीन। यानी रिसेंटली एक ऐसी टेक्निक को डेवलप किया गया है जिसमें डिफेक्टिव जीन को रिपेयर किया जाता है। अब इस मेथड में क्या किया जाता है? दिस कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटिंग नॉर्मल जीन एंड इंसर्टिंग इट टू द होस्ट थ्रू बोन मैरो सेल्स। देखिए, हमने नॉर्मल सेल से नॉर्मल जीन आइसोलेट किया एंड इंसर्टिंग इट टू द होस्ट सेल, और फिर इसको होस्ट सेल में इंसर्ट कर दिया। होस्ट सेल किसे कहते हैं? पेशेंट के सेल को। और फिर इस होस्ट सेल को बोन मैरो में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये जीन थेरापी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम आईडीएम भी कहते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब है जुड़ा हुआ, यानी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हर अवेलेबल मेथड इस्तेमाल करना जो इस डिजीज़ कंट्रोल के लिए मौजूद है, इन सारे मेथड्स को यूज़ करना इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट कहलाता है। यानी इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट पूरे एक प्रोग्राम का नाम है। जैसे पोलियो को कंट्रोल करने के लिए सेमिनार्स होते हैं, प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं, स्कूलों में प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं, वैक्सीनेशन फ्री की जाती है। तो इतना सारा काम करने के बाद एक बीमारी कंट्रोल होती है। इस प्रोग्राम के अंदर कम्युनिटी यानी लोगों को भी शामिल किया जाता है। लोगों के अंदर आगाही की मुहिम चलाई जाती है। तो इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट एक प्रोग्राम का नाम है जिसमें कॉम्बैटिंग डिजीज़, बीमारी से लड़ा जाता है, यूटिलाइजिंग ऑल मेथड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जिसमें तमाम मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है जो अवेलेबल हैं, एंड इंश्योरिंग, और एक बात लाजमी इंश्योर की जाती है, आ पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन दिस प्रोग्राम, कि इस प्रोग्राम में मुआशरे के तमाम लोग लाजमी शामिल हों। इस कॉल्ड आईडीएम, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायर्स अवेयरनेस ऑफ कम्युनिटी अबाउट, यानी कम्युनिटी को अवेयरनेस होनी चाहिए किस चीज़ के बारे में? सेवेरिटी ऑफ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम कितना गंभीर है, यानी बीमारी कितनी ख़तरनाक है। ज़्यादा ख़तरनाक होगी तो ज़्यादा अच्छे तरीके से कंपेन करना पड़ेगी, और अगर कम ख़तरनाक होगी तो कम अच्छे तरीके से कंपेन चलेगी। इसके बाद इट्स कोजेज़, वो बीमारी किस वजह से हो रही है, और अगर बीमारी हो जाती है तो रेमेडीज़, इसका इलाज क्या है। तो ये 3 बड़े पॉइंट हैं जो कम्युनिटी के हर मेंबर को
लाजमी पता होने चाहिए। सिग्निफिकेंस, इफेक्टिव प्रोग्राम फॉर एलिमिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ डेंजरस डिजीजेज फ्रॉम ह्यूमन सोसाइटी, यानी इस प्रोसेस को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तो इंसानी मुआशरे से ख़तरनाक बीमारी को बड़े अच्छे अंदाज में कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे इसकी दो एग्जांपल दी हुई हैं, कंट्रोल ऑफ पोलियो एंड कंट्रोल ऑफ एड्स। अब पूरी दुनिया में इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के तरीके को इस्तेमाल करके पोलियो और एड्स वगैरह को कंट्रोल किया जाता है। So students, this is all about today's lecture. If you have any question, do write your question in comment section. Allah Hafiz.